गांव के बाहरी छोर पर, जहां खेतों की हरियाली खत्म होती थी और एक घना काला जंगल शुरू होता था, वहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जो सदियों से समय का गवाह रहा था। उसकी जड़ें धरती को चीरती हुई दूर तक फैली थीं, मानो किसी दैत्य की उंगलियां हो जो जमीन को जकड़े हुए थीं। उसकी टहनियां कंकाल जैसे टेढ़ी मेढ़ी चांदनी रात में भयानक छायाएं बनाती थीं, जो हवा के साथ थरथराती थीं। इस पेड़ के ठीक पीछे एक खंडहर हवेली थी, जिसके पत्थरों पर समय की मार और अनकही कहानियां साफ झलकती थीं। टूटी खिड़कियों से हवा सनसनाती थी और दीवारों पर बेलों ने अपना जाल बुन रखा था, जैसे हवेली को हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। गांव वाले इस हवेली को साये की हवेली कहते थे। बूढ़े बुजुर्ग फुसफुसाते हुए बताते थे कि यहाँ कभी एक क्रूर जमींदार रहता था, जिसने अपनी दौलत के लिए अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसकी आत्मा, कहते थे, अब भी हवेली के गलियारों में भटकती है, अपने पापों का बोझ ढोते हुए। लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी उस चुड़ैल की, जिसे पूर्णिमा की साय कहा जाता था। लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता था, वह हवेली के खंडहरों से निकलती थी। उसकी चीखें ऐसी थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी, और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जैसे किसी शिकारी की नजर। कुछ लोग कहते थे कि उसने कभी जमींदार से बदला लिया था, और अब वह हर उस इंसान को ढूंढती थी जो हवेली के पास भटकता था। रमेश और सुरेश, गांव के दो नौजवान और जिगरी दोस्त, इन कहानियों को महज बकवास मानते थे। दोनों अपनी बहादुरी के लिए गांव में मशहूर थे। वे अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाते, ये चुड़ैल वुड़ैल की कहानियां बूढ़ों के मनोरंजन के लिए हैं। वहाँ कुछ नहीं है, सिवाय टूटी दीवारों और चमगादड़ों के। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में खून की तरह लाल दिख रहा था, रमेश ने सुरेश को ललकारा, यार सुरेश, आज रात हवेली चलते हैं। देखते हैं ये चुड़ैल कितनी सच्ची है। अगर कुछ नहीं हुआ तो गांव वालों को हमेशा के लिए चुप करा देंगे। सुरेश पहले हिचकिचाया। उसका दिल किसी अनजाने डर से धड़क रहा था, लेकिन रमेश की हंसी और अपनी बहादुरी दिखाने की चाह ने उसे मजबूर कर दिया। दोनों ने लाठियां उठाईं, एक पुरानी टॉर्च ली और गांव की सीमा पार कर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में बरगद का पेड़ उनकी राह में खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हों। चांद की लाल रोशनी में पेड़ की छाया किसी राक्षस की तरह लग रही थी, जो उनके कदमों को गिन रहा हो। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा उनके सामने था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक सड़ांध भरी हवा ने उनका स्वागत किया। धूल, नमी और कुछ अनजाने की गंध थी, जो उनके गले में अटक गई। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। टॉर्च की मध्यम रोशनी में दीवारों पर अजीब से चित्र दिख रहे थे, कुछ चेहरों की आकृतियां, जिनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे उन्हें घूर रही हों। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके जूतों के नीचे फर्श की टूटी टाइलें चरमराईं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए टिमटिमाई। सुरेश ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। रमेश, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। रमेश ने हंसकर बात टाल दी। अरे डर मत, ये बस हवा और पुरानी हवेली का कमाल है। तभी उन्हें एक धीमी, कराहती सी आवाज सुनाई दी। यह सामान्य आवाज नहीं थी, एक ऐसी सिसकारी थी जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचाती थी, जैसे कोई आत्मा दर्द में चीख रही हो। दोनों रुक गए। सुरेश की टॉर्च हिलने लगी और उसकी रोशनी में दीवार पर एक छाया दिखी, लंबी, पतली और मानव जैसी, लेकिन उसका सिर टेढ़ा था। ये क्या था? सुरेश की आवाज कांप रही थी। रमेश, जो अब तक बहादुरी दिखा रहा था, अब खामोश था।
उसकी आंखें उस छाया की ओर जमी थीं, जो धीरे धीरे दीवार पर सरक रही थी, बिना किसी इंसान के। आवाज अब तेज हो रही थी, सिसकारी अब चीख में बदल रही थी। यह चीख ऐसी थी जैसे कोई आत्मा सदियों से दबा हुआ दर्द निकाल रही हो। दोनों दोस्त एक पुराने कमरे की ओर बढ़े, जहां से आवाज आ रही थी। कमरे में धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। एक टूटी हुई मेज पर एक तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक औरत थी, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा दर्द से विकृत था। जैसे ही सुरेश ने तस्वीर को छुआ, कमरे में हवा रुक गई। टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बुझ गई और अंधेरा इतना घना हो गया कि दोनों को अपनी सांसों की गर्मी तक महसूस हो रही थी। सिसकारी अब उनके कानों के पास थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। वहां अंधेरे में एक आकृति थी, लंबी, पतली और भयानक। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे जलता हुआ कोयला। भागो! रमेश चिल्लाया। दोनों दोस्त दौड़ पड़े, लेकिन हवेली के गलियारे जैसे अंधीन थे। उनके पीछे की चीखें तेज हो रही थीं और फर्श पर तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। सुरेश को लगा जैसे कोई ठंडा, हड्डियों वाला हाथ उसकी कलाई को छू गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। वह आकृति अब उनके ठीक पीछे थी, उसका टेढ़ा-मेढ़ा सिर हिल रहा था और उसकी लाल आंखें उनकी आत्मा को भेद रही थीं। वे किसी तरह हवेली के टूटे दरवाजे तक पहुंचे और बाहर की ओर भागे। बरगद का पेड़ अब और भी भयानक लग रहा था, उसकी शाखाएं जैसे उनके लिए लपक रही थीं। चांद की लाल रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों में सैकड़ों छायाएं नाच रही थीं, जैसे हवेली जीवित हो उठी हो। जब वे गांव की सीमा तक पहुंचे, तो पीछे मुड़कर देखा। हवेली अंधेरे में डूबी थी, लेकिन उसकी एक खिड़की में एक लाल आंखों वाली आकृति खड़ी थी, जो उन्हें घूर रही थी। उस रात रमेश और सुरेश ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। उनके चेहरों पर डर का ऐसा साया था, जो कभी नहीं मिट सकता था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को हवेली से चीखें सुनी थीं, और कुछ ने बरगद के पेड़ के पास एक औरत की धुंधली आकृति देखी थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। रमेश और सुरेश ने कभी हवेली का जिक्र नहीं किया। उनकी आंखों में अब एक खालीपन था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान के बस की बात नहीं थी। पूर्णिमा की रातों में गांव अब और सन्नाटे में डूब जाता था। लोग अपने घरों में ताले लगाकर छिप जाते थे और हवा में सनसनाहट के साथ एक चीख गूंजती थी, वह चीख जो अब रमेश और सुरेश के सपनों में भी उन्हें सताती थी। हवेली का साया अब और गहरा हो गया था और गांव वाले जानते थे कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।